नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज देश की राजनीति का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव, लेकिन क्या ये सिर्फ चुनाव है या सत्ता की जंग का विस्फोट? पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि एक बड़े सियासी भूचाल का संकेत दे रही है। 23 अप्रैल 2026 तारीख याद रखिए, क्योंकि आज लोकतंत्र की ताकत ने फिर दिखा दिया कि जनता जब निकलती है तो इतिहास लिख देती है। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान, जी हाँ लगभग 90%, और अभी भी हजारों लोग लाइन में खड़े थे। यह आंकड़ा और बढ़ेगा। मतलब साफ है, बंगाल ने इस बार चुपचाप नहीं बल्कि खुलकर फैसला करने का मन बना लिया है। अब जरा 2021 की बात याद करिए, तब लगभग 82% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा सवाल उठता है, क्या ये बदलाव की आंधी है? क्या जनता किसी बड़े उलटफेर की तैयारी में है, या फिर ये सिर्फ डर, दबाव और सियासी रणनीतियों का नतीजा है? तमिलनाडु की बात करें तो वहां भी तस्वीर कम दिलचस्प नहीं है। 82%, 2-4% मतदान, बिना किसी बड़े विवाद के, बिना हिंसा के, एक शांत लेकिन मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया। जहां एक तरफा बंगाल में बवाल की खबरें हैं, वहीं तमिलनाडु ने दिखा दिया कि चुनाव कैसे शांति से भी हो सकते हैं। लेकिन अब आते हैं असली सियासी ड्रामे पर, क्योंकि वोटिंग खत्म होने से पहले ही दावे शुरू हो गए। बीजेपी ने जीत का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने संकेत दे दिया कि बंगाल में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन खुद ममता बनर्जी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ये आत्मविश्वास है या अंदरूनी चिंता? बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ और करीब 3.6 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। बाकी सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, यानी असली तस्वीर अभी अधूरी है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी विस्फोटक है। अब जरा ग्राउंड की सच्चाई सुनिए, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोप, हिंसा और टकराव से भी भरा रहा। मुर्शिदाबाद के नौदा में जो हुआ उसने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। आम जनता, यूनियन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर पर हमला, गाड़ी को घेर लिया गया और उन्हें भाजपा एजेंट कहकर निशाना बनाया गया। क्या ये सच है? सोचिए, लोकतंत्र में जहां हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, वहां अगर किसी नेता को सिर्फ इसलिए घेर लिया जाए कि वो अलग सोच रखता है, तो ये लोकतंत्र है या दबाव की राजनीति? हुमायूं कबीर ने साफ कहा, ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है, और उन्होंने सीधे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा दिए। एडिशनल एसपी को सस्पेंड करने की मांग, यानी मामला अब सिर्फ सड़क तक नहीं है, सिस्टम तक पहुंच चुका है। इधर मालदा से भी बड़ा आरोप सामने आया। टीएमसी उम्मीदवार सबीना यास्मीन ने केंद्रीय बलों पर ही सवाल उठा दिए। आरोप, केंद्रीय बल वोटिंग स्लो कर रहे हैं, आई कार्ड चेक करके लोगों को लाइन में रोक रहे हैं ताकि लोग थक कर वापस चले जाएं। लेकिन सवाल है, क्या बिना चेक किए वोट डाल दिए जाए? अब सोचिए, अगर सुरक्षा के नाम पर ही वोटिंग
धीमी कर दी जाए तो क्या ये लोकतंत्र की सुरक्षा है या उसकी रफ्तार रोकने की कोशिश? आसनसोल से भी चौंकाने वाली खबर आई है। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल की गाड़ी पर हमला, पत्थर से शीशा तोड़ दिया गया। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि डराने की कोशिश है ताकि बीजेपी को मिलने वाला समर्थन रोका जा रहा है। लेकिन सवाल है कि टीएमसी की गाड़ियों पर आखिर पथराव की खबरें क्यों नहीं आ रही? अब सवाल यह है कि अगर उम्मीदवार ही सुरक्षित नहीं तो आम मतदाता कितना सुरक्षित होगा? दक्षिण दिनाजपुर की घटना ने तो हद ही पार कर दी। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु शेखर की पिटाई, भीड़ ने घेर कर हमला किया और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो दिख रहा है वो बेहद गंभीर है। जनता का गुस्सा साफ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये गुस्सा लोकतांत्रिक तरीके से निकल रहा है या फिर हिंसा में बदल रहा है? इस बीच मोहम्मद सलीम ने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि छिटपुरा हिंसा चुनाव आयोग की नाकामी है। अगर निगरानी मजबूत होती तो ये घटनाएं नहीं होती। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभा पा रहा है या फिर राजनीतिक दबाव के बीच उसकी ताकत कमजोर पड़ रही है? सिलीगुड़ी में भी झड़प की तस्वीरें सामने आई। टीएमसी और सीपीएम आमने सामने, मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर तक घुसने के आरोप, यानी नियमों की खुली धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। और वहीं नंदीग्राम की बात की जाए, ये सीट सिर्फ सीट नहीं है, सियासत का युद्ध क्षेत्र है। यहाँ शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है, अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ तो सनातन व्यवस्था खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब राजनीति क्या धर्म पर आधारित हो चुकी है। ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश है जो सीधे सीधे वोटरों की सोच को प्रभावित करता है। क्या मतदान के दौरान इस तरह के बयान देने चाहिए? दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से अपील की, डरिए मत, वोट डालिए, क्योंकि आपका वोट ही आपकी आवाज है। अब सवाल यह है कि बंगाल में वोटर बिना डर के वोट डाल पा रहा है या फिर हर बूथ पर एक अदृश्य बदलाव मौजूद है? तमिलनाडु की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। वहां 5.67 करोड़ मतदाता, 234 सीटें और एक ही चरण में मतदान, बिना हिंसा, बिना बड़े विवाद, यानी लोकतंत्र का शांत चेहरा। क्या बंगाल और तमिलनाडु का ये सिर्फ राजनीतिक संस्कृति का है या फिर प्रशासनिक नियंत्रण का? अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी भारी वोटिंग का मतलब क्या है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब वोटिंग बढ़ती है तो या तो सत्ता के खिलाफ गुस्सा होता या फिर सत्ता के पक्ष में जबरदस्त समर्थन होता है। तो क्या बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ लहर है या फिर टीएमसी के समर्थन में जनता टूट पड़ी है? बीजेपी का दावा है इस बार बदलाव तय है। टीएमसी का दावा है जनता ने फिर से भरोसा जताया है। वहीं सीपीएम और कांग्रेस दोनों अपने अपने समीकरण गिन रहे हैं, लेकिन असली फैसला जनता के उस वोट में छिपा है जो ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ईवीएम को हैक करने की खबरें तमाम आती हैं, तो क्या ईवीएम में भी खेला हो सकता है? और याद रखिए, ये सिर्फ पहला चरण है, अभी दूसरा चरण बाकी है और राजनीति में आखिरी चरण तक तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। तो क्या बंगाल में सत्ता बदलेगी? क्या ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर होगी? क्या बीजेपी इतिहास रचेगी या फिर एक बार फिर दीदी ही बाजी मारेंगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है उसने एक बात साफ कर दी, ये चुनाव साधारण नहीं है बल्कि असाधारण है। और अंत में बस इतना, लोकतंत्र की ताकत सिर्फ वोट डालने में नहीं बल्कि उसे सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखने में है। क्योंकि अगर वोट डर के साए में डाला जाए तो लोकतंत्र नहीं सिर्फ एक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। तो कैसी लगी आपको ये विश्लेषण और ये बेहतरीन स्टोरी? बंगाल और तमिलनाडु की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली सियासी तूफान अभी बाकी है। यदि ये वीडियो
आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की बेबाक खबरों के लिए खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आएंगे एक बेहतरीन स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बंगाल।